और ये कहा था कि इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है, जो बुनियादी तौर पर इस बात की हिस्ट्री है कि हाउ वी मेड द पीरियोडिक टेबल, द अटेम्प्ट्स, हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स फॉर द मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो भी हमने कोशिशें की, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए हमने महज हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़ते तो याद रखिए कम से कम ऐसे 30-40 और अटेम्प्ट हैं जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किए हैं, और उनमें से उन अटेम्प्ट्स में चूंकि हमें कोई भी काम की बात नहीं मिल सकी जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल में हेल्पफुल होती, इसलिए उन्हें पढ़ने का मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री था। तो वो केमिस्ट्री की किताबों में कभी भी नहीं लिखे होते। हमने चुनकर वो 4 अटेम्प्ट्स पढ़े जिनसे कुछ ना कुछ बात हमें जरूर पता चली इन ऑर्डर टू मेक दी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल। तो अब हम उस मरहले पे आ गए। हमें डोगरेनर ने थोड़ी हेल्प की, थोड़ी न्यूलैंड ने, थोड़ी लॉथरमैन ने, और बहुत ज्यादा मेंडलीव ने। तो अब ये तय हुआ था लास्ट टाइम कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वर नॉट एटॉमिक मास बट इट वाज एटॉमिक नंबर। और फिर हमने आपसे कहा था नॉट एग्जैक्टली ओनली एटॉमिक, ये नहीं कहेंगे एटॉमिक नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ एटॉमिक नंबर नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर की मदद से हम एक और बड़ी अहम खूबी एटम की डिस्क्राइब करते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था इट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which will help us to classify the elements in the form of periodic table। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं चाह रहा था कि आज हम पूरी पढ़ें। वो के ये फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, मगर 2 बातें ऐसी हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने को कंसीडर नहीं करवाती। नंबर 1, हमने इसे पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, और इसका काम सिर्फ चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा बहुत किया गया। यानी इसका मतलब ये है कि हमने इसे महज एक टॉपिक में पढ़कर इसे एक चैप्टर पर अप्लाई किया था, और चूंकि पिछले साल पेपर नहीं हुए, इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने तो शायद ये सोचा हो कि अच्छा चलो इसे रिवाइज करेंगे पेपर के लिए, और बिल्कुल भी ना किया हो। अब सेकेंड ईयर में ये यूं समझ लीजिए कि इन ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स का ताल्लुक इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। पूरी इनऑर्गेनिक तो इसी के शिकंजे में गिरी हुई है, और ऑर्गेनिक में भी हमें इसकी जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती रहेगी। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर असल मकाम है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसे हम इतना यूज करेंगे कि हमें बहुत संजीदगी से यूं समझ के पढ़ाना है कि आपको आता ही। तो अब अगर फिर वही बात है, आपको इत्तेफाक से याद आती है तो एक एडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में थोड़ी सी ज्यादा ही है, तो अच्छा है पूरी ही बात समझा दी जाए। होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी इसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा, और ये है डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in the various energy levels around the nucleus of an atom। is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा आसान सा हिसाब हो गया कि एक एटम में जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूँ समझ लीजिए उनका सिटिंग अरेंजमेंट प्लान, कि वो किस तरह मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये कोई रैंडम नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल्स को भरते हैं।
सबसे पहले याद दिलाना है एनर्जी लेवल्स। तो आपको याद आएगा जिनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं वो तो KLMNOP के जरिए आप जाहिर कर देते थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि असल में ऑर्बिट नहीं होता, उसके अंदर होते हैं सब ऑर्बिट जिन्हें आप स्मॉल SPDF के जरिए जाहिर करते हैं। तो याद दिला दूं, फर्स्ट ऑर्बिट होता है के शेल, उस के शेल में एक सब ऑर्बिट होता है जिसको हम कहते हैं 1s। बुनियादी तौर पर जो सब शेल है या सब ऑर्बिट है उसका नाम s है। 1 इसलिए लगाया गया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में है। इसी तरह हमारा सेकेंड ऑर्बिट होता था एल शेल या एल ऑर्बिट, और उसमें दो सब शेल होते हैं, एक s और एक p। तो हम उन दोनों के साथ 2 लगा देते हैं तो एक 2s हो जाता है, एक 2p हो जाता है। 2 इसलिए कि ये सेकेंड ऑर्बिट है। फिर इसके बाद थर्ड ऑर्बिट है m, उसमें 3 सब शेल होते हैं और उन तीनों के साथ 3 लगेगा क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट के लिए है। तो थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p के साथ साथ एक और सब शेल होता है और वो है 3d। तो आपको याद आएगा ये पूरा काम आपने क्वांटम नंबर्स के टॉपिक में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, और उसमें ये रूल बताया गया था कि हर ऑर्बिट में सब शेल होते हैं और उनकी तादाद ऑर्बिट नंबर के बराबर होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब शेल है क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट यानी ऑर्बिट नंबर 2, तो उसमें 2 सब शेल हैं। ऑर्बिट नंबर 3 में 3 सब शेल हैं। तो ऑर्बिट नंबर 4 में कितने होने चाहिए? 4 सब शेल होने चाहिए। तो अब वो है फोर्थ ऑर्बिट n, उसमें 4 सब शेल हैं और जिन्हें हम कहते हैं 4s 4p 4d और 4f। फिर हमारे पास O फिफ्थ ऑर्बिट है, उसमें 5 सब शेल होंगे, 5s 5p 5d 5f 5g। फिर हमारे पास सिक्स ऑर्बिट है p, उसमें होगा 6s 6p 6d 6f 6g और 6h। और फिर आखिरी Q सब शेल है 7, वो होता है 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। तो ये हमारे पास एक एटम में जितने भी ऑर्बिट हैं ये उन सब की डिटेल चार्ट को बता रहा है कि KLMNOP तो ऑर्बिट नंबर थे। 9th क्लास में चूंकि हम आपको ऑर्बिट की मदद से सिर्फ पढ़ाते थे तो आप कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट ऑर्बिट यूज किया करते थे। अब हम इन्हें भूल जाएं, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। असल में हर ऑर्बिट में सब है जिनका पूरा चार्ट इस वक्त आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि हर एटम में ये सारे सब शेल मौजूद होते हैं। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाता है और किस में बाद में जाता है। जाहिर सी बात है इतने ज्यादा सब शेल हैं। अब हाइड्रोजन का एटम है फॉर एग्जांपल, उसमें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक सब शेल की एक जगह घेर के बैठ जाएगा, बाकी सारे सब शेल खाली पड़े हुए होंगे। इसी तरह जिस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 जगह घेरेंगी, बाकी सारी जगह खाली पड़ी रहेंगी। तो हम यही जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को जब इन सब शेल्स में सेटल करते हैं किस रूल को फॉलो करते हैं, किस तरतीब को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आपको एक और बात हो सकता है कुछ बच्चों दिमाग में आ रही हो, और वो बात ये है में ये चीज पढ़ाते थे तो अक्सर लोग आपको जब सब शेल बताएंगे, मैं नहीं करता ऐसा, तो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैंने तो यही किया जिस वक्त लिखा हुआ है, लेकिन किताब में चूंकि ऐसा होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कभी भी GH और I सब शेल शो नहीं करते। अमूमन बुक्स में SPDF तक की बात है, और ये हिस्सा जो मैंने अब हाईलाइट किया आपको जिसमें GH और I सब शेल हैं, फिफ्थ ऑर्बिट से शुरू होता है। आमतौर पर बुक्स में ये ओमिट होता है, ये नहीं लिखते हो। तो अब बच्चे इससे ये समझते हैं पता नहीं एफ के बाद सब शेल ही नहीं होता। तो मैंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि अब ये जब से ये हमारे एंट्री टेस्ट का भी हिसाब शुरू हुआ है, MCQs का, तो ये बात मैं MCQs में पूछ लेते हैं, तो आपको पता हो
आपकी बुक में फर्स्ट ईयर में ये बात लिखी हुई है, ठीक है, कि जो ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल हैं। तो 5वें ऑर्बिट में 5 सब शेल हैं। एसपीडीएफ तो 4 हो गए, 5वां जी है। छठे ऑर्बिट में 6 सब शेल हैं। एसपीडीएफ तो 4 हो गए, फिर जी और एच 2 एक्स्ट्रा हैं, और इसी तरह 7वें में जी एच और आई सब एक्स्ट्रा हैं। हाँ, मैं भी अब जब दोबारा समझाने के लिए ये चार्ट बनाऊंगा तो मैं आपको एसपीडीएफ तो लिखूंगा, जीएचआई अब मैं भी नहीं लिखूंगा। क्यों? पहली दफा बताना ये फर्स्ट था कि टोटल सबशेल होते कितने हैं, वो ये होते हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में फिलअप होते हैं, नेचुरल एलिमेंट कितने हैं? 92। इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, वो है यूरेनियम, और उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं उन 92 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भरूं तो मैं क्या नोट करूंगा? GHI खाली पड़े रहेंगे। यानी हिसाब ये है कि होते हर एटम में है, लेकिन ये सब शेल तमाम एलिमेंट्स में भरने की नौबत नहीं आती। इससे पहले वाले सब शेल्स को भरते भरते ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये सारे सब शेल हर एटम में खाली पड़े हुए हैं। इवन वो जो 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट हमने बनाए हैं और टोटल तादाद 118 हो गई है, उनमें भी आपको इन सबशेल्स को भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबकी बारी आ जाएगी, इनकी बारी नहीं आएगी। इसलिए किताब वालों ने कहा आसानी की खातिर, जब ये सबशेल प्रैक्टिकली इस्तेमाल ही नहीं होते, सिर्फ खाली पड़े रहते हैं, तो अगर हम इनके बगैर ही सारे ऑर्बिट्स लिख दिया करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इसका ये मतलब ना हो कि कभी किसी सवाल में पूछ लें, हाँ भाई कोई जी सब शेल भी होता है, और आप कहें ये क्या होता है मुझे नहीं पता। तो पता हो ये सब शेल हैं, खाली पड़े रहते हैं, अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही जनरल नॉलेज की बात बता देता हूँ, किसी किसी को शायद अच्छी भी लगे, कि एलिमेंट्स की तादाद 118 हो गई है। इसका मतलब है जो एलिमेंट नंबर 118 है उसमें 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये तादाद पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों से रुकी हुई है। रिसर्च हो रही है, जाहिर सी बात है, नए एलिमेंट के लिए, लेकिन अभी तक खबर नहीं आई। अगर 3 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए, यानी 3 एलिमेंट हमने और बना दिए और एलिमेंट्स की तादाद हो गई 121, तो जिस एलिमेंट में 121 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जी सब शेल शुरू हो जाए, उनका इलेक्ट्रॉन जी में आएगा। इसका मतलब है हम जी सब शेल को शुरू करने के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। यानी आपके सिलेबस में तो नहीं आ जाएगा एकदम से, लेकिन वैसे आपको ये खबर कुछ हो सकता है कुछ महीनों में ही सुनने में आ जाए, क्योंकि हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ केमिस्ट्री में, एक नया सब शेल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी तो ये सब शेल बेचारे खाली पड़े रहते हैं, तो कोई इनकी इज्जत ही नहीं है माशरे में, ठीक है ना। तो ये याद रखिए भाई, मैंने इसलिए पूरी तफसील से बता दिया कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब आप ये याद रखेंगे, मैं आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात समझाने के लिए इस चार्ट को बनाएंगे तो हम GHI को नहीं बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका कोई काम अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 था किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स को भरते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 था हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। हर सब शेल की एक गुंजाइश है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो आप वो गुंजाइश क्या है याद आ जाएगी, फर्स्ट में पढ़ी है। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, डी में ज्यादा से ज्यादा 10, और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14। आप देख रहे हैं 4-4 का गैप आ रहा है। तो एस सब शेल चाहे 1SO 2SO 3SO 4SO 5SO 6SO 7, सारे एस बेसिकली यूं समझ लें ये एक 2 सीटर बेंच है जिसमें 2 बच्चे बैठ सकते हैं। तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एस भर जाएगा, फिर इसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह पी सब शेल 6 सीटर है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 से ज्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते। डी में 10 से ज्यादा नहीं डाल सकते, एफ में 14 से ज्यादा नहीं डालते। जरूरत हमें GHI की नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है। अगर आप इस पैटर्न को देखें कि SPDF में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का क्या पैटर्न है, तो हर बच्चा बता
है कि जी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते होंगे अगर कभी जरूरत पड़ी। तो क्या नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं एसपीडीएफ में 4-4 का गैप आ रहा है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बढ़ा दिए तो पी के 6 हो गए, 4 बढ़ा दिए तो डी के 10 हो गए, 4 बढ़ा दिए तो एफ 14। तो अब जी में हम एक्सपेक्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते। इसी तरह अगर एच की बारी सोची जाएगी तो 22 और आई की सोची जाएगी तो 26। ये कॉमन सेंस है, बता दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमें जरूरत सिर्फ एस पी डी एफ की होगी। तो अब ये पता लग गया कि कौन सा सब शेल क्या गुंजाइश रखता है। हम एक सब शेल को भरेंगे तो अगले सब शेल की बारी आएगी। अब सवाल ये है किसको पहले भरेंगे किसको बाद में। तो आप सबको याद आ जाएगा, आपने फर्स्ट ईयर में ये रूल पढ़ा था, नाम चूंकि अजीब सा था, अफबाओ प्रिंसिपल। अब आम बच्चों की तरह आमतौर पर जब हम इस तरह कोई प्रिंसिपल या लॉ पढ़ते हैं तो वो उस साइंसदान के नाम पर होता है जिसने वो लॉ पेश किया है। तो हम सब ये कह देते हैं हमें चार्ल्स लॉ किसने दिया, और चार्ल्स ने, इंसान का नाम होगा। तो अफवाह प्रिंसिपल में हर बच्चा ये गलतफहमी समझता है कि अफवाह प्रिंसिपल किसी साइंसदान ने दिया, उसका नाम अफवाह था। ऐसा कुछ नहीं है। अफवाह किसी इंसान का नाम नहीं है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये प्रपोज किया था असल में पाउली ने। तो आपको याद आएगा, एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसी पाउली का दूसरा प्रिंसिपल ये था। तो अब एक प्रिंसिपल को उसके नाम पर कह दिया पाउली प्रिंसिपल, तो अब दूसरे का नाम या तो रखते हैं पाउली प्रिंसिपल पार्ट 2, या फिर हमने ये कर दिया कि उसमें पाउली का नाम नहीं लेकर आए तो उसे हमने कह दिया अफबाओ प्रिंसिपल। ये क्या है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन enters in energy levels in increasing order of their energy। यानी इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल को भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और फिर उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिलअप करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि जिसकी एनर्जी कम हो वहां जाए। तो जब कम एनर्जी वाले खत्म हो जाते हैं तो उससे हाई वाले में चले जाते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो उससे हाई। तो वो इस तरह एनर्जी को बढ़ाते चले जाते हैं कि कम वाला खत्म होगा तो उससे अगली वाले में जाएंगे। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा तो किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर मैं अब दोबारा आपके सामने फुर्ती के साथ ये सारे सब शेल्स बना दूं जो अभी मैंने पीछे भी बनाए, लेकिन अब इस बात का ख्याल रखते हुए कि अब मैं आपके सामने F से आगे नहीं बढ़ूंगा। तो मैं जब 5th ऑर्बिट लिखूंगा तो मैं 5F तक शो करूंगा, जब मैं 6th लिखूंगा तो सिर्फ 6F तक शो करूंगा। अब मुझे ये जरूर पता होना चाहिए बैक माइंड में कि 5, 6 और 7 में इसके बाद GHI सब शेल्स मौजूद हैं, लेकिन हम इसलिए उनको शो नहीं कर रहे कि उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें फैसला करना है किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसको इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा किसको इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेगा। उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये क्रॉस लाइनिंग है। हमने कहा अगर आप ये चार्ट बनाकर इसमें इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ एरो के साथ क्रॉस लाइनिंग कर दें तो खुद ब खुद आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को इन एनर्जी लेवल्स में फिलअप करते हैं। तो दिस गिव यू द ऑर्डर ऑफ फिलिंग। जैसे अब मैं इसे अगर आपके सामने समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है जो आपको फर्स्ट लाइन में नजर आ रहा है अकेला। तो सबसे पहले हर एटम में इलेक्ट्रॉन 1s को भरेगा। 1s के बाद जो दूसरी लाइन है उसमें आता है 2s, तो अब इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा। फिर तीसरी लाइन में आपने ऊपर से नीचे आना है, तो पहले तीसरी लाइन में कौन है 2p और फिर है 3s। तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर 3s में। तो अब देखिए पहली 3 लाइनों का ऑर्डर क्या बन गया, हर एटम में पहले इलेक्ट्रॉन 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s।
अब 3s भर दिया, आप यहाँ आ गए, 3 लाइनें खत्म, चौथी लाइन यहाँ से शुरू होगी। अब आप जाएंगे 3p में और 4s में, तो अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में और फिर जाएगा 4s में। चौथी लाइन खत्म हो गई, अब पांचवी लाइन से शुरू होंगे, 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। तो 3d 4p 5s एंड सो ऑन। तो अब इसी तरह छठी सातवीं लाइन आप देख सकते हैं। तो आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, बड़ा आसान है, जाहिर सी बात है। आप 2-3 दफा बनाएंगे उसके बाद तो चैंपियन हो जाएंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी आप ये रेफरेंस के तौर पर अपने साथ बना लीजिए, ताकि आपको किसी किस्म की उलझन ना हो कि अब इस सब शेल के बाद किसकी बारी है। और ये भी मैं यकीन दिला दूं, जितना ज्यादा हमने कॉन्फ़िगरेशन को अब डिस्कस करना है आज के लेक्चर के बाद से ही, इतना करना है कि मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को ये ऑर्डर याद ही हो जाता है, तो उन्हें हर दफा ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो बहरहाल आप बनाएं या ना बनाएं, हमें तो इस बात से कंसर्न है कि कॉन्फ़िगरेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब दोनों बातें आपसे मैंने कर दी। मैंने आपसे कह दिया कि ये है आपके सामने ऑर्डर जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को सब शेल में भरते हैं, और मैंने आपको बता दिया ये है आपके सामने वो तादाद जिसको हम जिसके मुताबिक हम हर सबके। तो अब इन दोनों बातों को मिला देते हैं। हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में दाखिल करेंगे। पता है 1s की कैपेसिटी 2 है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे 1s भर गया। अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अब आप कहेंगे चलो भाई दूसरा सब शेल खोलो, तो अब इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे। 2s में भी 2 की जगह है, तो अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए, ये हो गए टोटल 4। अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं आपके पास, तो इससे भी ज्यादा है, तो फिर आप 2p को भरेंगे, फिर आप 3s को भरेंगे। तो आप इस तरतीब से एक सब शेल खत्म होगा तो अगला शुरू करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, पूरी कहानी बहुत अच्छी तरह हमारी समझ में आ जाएगी। फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो अब इस 11 एटॉमिक नंबर वाले का मतलब ये हुआ कि ये सोडियम है Na। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके हर एटम में मौजूद है। आपसे कहा है बताइए वो 11 इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। तो आपने फौरन कहा अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न जो हमसे अभी अभी बताया गया उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाता है। आप चाहें तो ये सामने में ले आया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, सिर्फ 2। हमने ये उसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सब शेल की पावर में लिखी जाती है, मगर पढ़ा जाएगा 1s2। हम इसे 1s स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखा पावर में है और पढ़ेंगे 1s2। अच्छा 1s भर गया तो किसकी बारी है, 2s की बारी है। अब s तो s ही है, उसमें भी ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s को दे दिए, तो अभी हो गया 1s2 2s2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। लेकिन मेरे पास कितने हैं, 11। कितने रह गए, 7। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्बिट। नेक्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, 2p। 2p p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ये टोटल अब कितने हो गए, 10। अभी भी एक रह गया है, तो अब 2p के बाद किसकी बारी है, 3s की बारी है। मैं फिर दिखा दूंगा आपको जो हमने चार्ट बनाया उसके मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया और फिर 3s। ठीक है, हमने 1s भरा तो 2s की बारी आई, 2s भरा तो 2p की बारी आई, 2p भरा तो 3s की बारी आई। 3s पर आकर हम इसलिए रुक गए कि हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, वो पूरे हो गए। अभी भी 3s में एक की जगह खाली है। 3s में 2 आ सकते हैं ना, एक से ही हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो दूसरे की जगह खाली है। और जितने भी सब शेल 3s के बाद आते वो सब के सब चूंकि खाली हैं इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे पढ़ी जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एलिमेंट था, सोडियम, तो हम कहेंगे ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैंने आपसे कहा ओके एक और एलिमेंट लेता हूँ सल्फर, उसका एटॉमिक नंबर है 16। तो अब बताइए 16 एटॉमिक नंबर वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो अब आपको थोड़ी सी आसानी होगी।
वो आसानी क्या है, हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर तो वही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएगा, इसलिए सबसे पहले हर एलिमेंट यही लिखेगा 1s2। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन तो अब और भी ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब अभी 1s2 से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए। अब अगला और सब शेल आ गया 2s2, उससे अगला आ गया 2p6। तो ये पहले 10 इलेक्ट्रॉन इन 3 सब शेल्स में सेटल हो गए। मेरे पास कितने हैं, 16, अभी भी 6 रहते हैं। चौथे नंबर पर 3s की बारी थी, 2 इलेक्ट्रॉन आपने 3s को दिए, 3s भर गया। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने सेट हो गए हैं, 12, रह कितने गए हैं, 4। अब 3s के बाद कौन सा सब शेल है, हमने फौरन अपने चार्ट में से देखा कि 3s के बाद कौन सा सब शेल है, तो पता चला 3s के बाद है 3p। तो अब अगर 3p है तो हम 3p में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, जो बच गया हमारे पास उसमें तो 6 की जगह है, लेकिन हमारे पास 4 बचे हैं, हमने वो 4 कॉन्फ़िगरेशन रीड की जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सॉरी 3p4। तो अब 3p4 इसलिए कि 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अभी p में 2 की जगह खाली है, लेकिन हम जाहिर सी बात है हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, और 3p के बाद जितने भी सब शेल्स आने हैं चूंकि वो सारे खाली हैं, उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपके सामने लिख दी। अब मैं आपके सामने एक तीसरी भी लिख देता हूँ। एलिमेंट का नाम है मैग्नीज, एटॉमिक नंबर है 25। कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6। अब आपको भी अंदाजा हुआ कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन हमेशा 1s2 2s2 2p6 ही हैं। उसके बाद 3s की बारी है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3p की बारी है, 6 इलेक्ट्रॉन दिए। ये हो गया 1s2 6 3s2 3p6। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिए 18 हो गए हैं। मेरे पास कितने हैं, 25, अभी भी 7 बाकी हैं। और अब 3p के बाद किस चीज की बारी है, हमें फौरन ख्याल आया कि देख लेते हैं, अपनी नहीं चलाते। तो अब गौर से देखिए, 3p के बाद बारी है 4s की, और फिर बारी है 3d की। तो 3p के बाद बारी है 4s की। तो अब अगर हम 4s की बारी है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, और फिर जो बाकी के 5 बचे वो d में गए। इस तरह ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने क्या किया है, तरतीब मुझे मेरे चार्ट से मिल जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी सब शेल में वो मैंने आपको बता दिए। एस में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं, डी में 10 से ज्यादा नहीं, और एफ में 14 से ज्यादा नहीं। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने की है। मैं आपके सामने एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 3-4 और एलिमेंट्स के। आप अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए, मैं आपकी शक्लें देखूंगा और आप फौरन लिख देंगे। मैं 2 मिनट का गैप दूंगा, उसके बाद फिर यहाँ आंसर लिखूंगा। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी अपनी कॉपी चेक करेंगे, और अव्वल तो सबका सही होगा, लेकिन अगर किसी का गलत भी होगा तो मैं फौरन समझा दूंगा। ठीक हो गई बात। आइए देखिए, आप जिन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखने जा रहे हैं, मैं उनके एटॉमिक नंबर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप ऑक्सीजन लिखिए, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। फिर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ब्रोमियम को ज़ेरे गौर लाइए 35, एंड देन फाइनली कैडमियम 48। थोड़े थोड़े करके मैंने नंबर बढ़ाए हैं, आप फौरन इस पर शुरू हो जाइए। अब जो कैमरे ऑफ करके लिख रहे हैं तो इंसान तो शक्की है ना भाई। मुझे तो यही शक हो रहा है वो बैठे हुए चाय पी रहे हैं, मगर जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है। वो तो बेचारे गर्क हैं काम करने में, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइबा ने तो कर लिया है इसलिए हंस रही है, या उनसे हो ही नहीं रहा। शाबाश, माशाल्लाह। सारे बच्चे जो हैं, एक बच्ची ने कैमरा भी उल्टा लगाया हुआ है, इन्वर्टेड इमेज आ रहा है।
वेरी गुड। ये काम इंतहाई आसान है, यानी चूंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था तो जाहिर सी बात है आसान है, लेकिन इंतहाई अहम है। अगर हम में से किसी बच्चे को ये बात याद हो कि फर्स्ट ईयर के हर न्यूमेरिकल में आपको वो मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता था, हाँ कितना आसान काम के 9th क्लास से सिखाया जाता है, और 9th वालों से भी नहीं पूछते, कहते तो आता ही होगा। लेकिन अहमियत उसकी क्या थी कि अगर हम किसी न्यूमेरिकल में केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल कर रहे हैं, उसमें हमने मॉलिक्यूलर मास गलत कर दिया, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आसान चीज सेंसिटिव बड़ी होती है, जरा सी मिस्टेक पूरा काम खराब, यही इनका हिसाब है। एक तो इंतहाई छोटा काम है, अगर आता है तो 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन इसका इस्तेमाल होगा कि आप कहेंगे हर काम को शुरू कर रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आइए अब मैं आपके सामने जवाबात शो कर रहा हूं और आप इसे कंफर्म करेंगे, यानी देखेंगे अगर आपका व्यू है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गए, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में गए, ये हो गए टोटल 4। अब बारी नजर भी आ रहा है 2p की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास सिर्फ 4 रह गए हैं, तो मैं 2p में वो 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, इसका मतलब अभी 2p में 2 की जगह भी खाली है। तो 1s2 2s2 2p4 ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम में टोटल इलेक्ट्रॉन है 20 नजर आ रहा है। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 2 और हो गए, 2p6 6 और हो गए। 1s2 2s2 2p6 से 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 10 अभी भी रह गए। तो अब 2p के बाद बारी है 3s की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 3p की, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन गए, और फिर नजर आ रहा है आपको, और आप अपने चार्ट से भी देख सकते हैं, 3p के बाद आता है नंबर 4s का। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन लीजिए ये टोटल 20 हो गए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पूरे 20 हो गए। अब बारी आ गई आयरन की। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ये पहले 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2 3p6 4s2, ये आखिरी अगले 10 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल हो गए 20। अब कितने बचे? 6। बारी किसकी है? 3d की। माशाल्लाह 3d में 10 की जगह है, तो 6 के 6 उसमें आराम से सेटल हो जाएंगे। तो ये कहानी खत्म हुई 3d6 पर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। फिर ब्रोमीन की बारी है। ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन इस तरह सेट होंगे कि 1s2 2s2 2p6 से पहले 10 हो गए, फिर 3s2 3p6 4s2 से अगले 10 हो गए, ये हो गए टोटल 20। उसके बाद 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, ये हो गए 30, और मेरे पास 35 है, अभी भी 5 बाकी हैं। फौरन मुझे ख्याल आया, जरा देखिए ना मेरे चार्ट में कि अब 3d के बाद किसकी बारी थी? 3d के बाद बारी थी 4p की। तो अब मैं 4p में अपना इलेक्ट्रॉन रख दूं, तो ये 4p में 5 आ जाएंगे, एक की जगह अभी भी खाली होगी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन की हो गई। कैडमियम जरा बड़ा नंबर ले आया 48। अब कुछ कुछ आपको शुरू का हिस्सा याद ही हो गया होगा कि 1s2 2s2 2p6 ये पहले 10 हमेशा होते हैं, 3s2 3p6 4s2 ये अगले 10 होते हैं, और फिर 3d10 में एक साथ 10 और आ गए, ये टोटल हो गए 30। मगर मैं तो 48 तक जाना है। 3d के बाद बारी है 4p की, जिसमें आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, आप अपने चार्ट से कंफर्म कर सकते हैं। 4p के बाद बारी है 5s की, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 5s के बाद बारी होती है 4d की, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। गिन कर देखिए कितने हो चुके हैं। 3d10 तक 30 हुए थे, 4p6 और 5s2 मिलाकर 38 हो गए। तो अब हमारे पास 48 तक जाना है, तो 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह ये बात बन गई 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10, ये हो गए जनाब आपके पूरे के पूरे 48 इलेक्ट्रॉन्स जो कैडमियम में हैं। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स तो एलिमेंट्स तो 118 तक हैं, अगर हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को भी मिला लेते हैं तो एलिमेंट्स की तादाद माशाल्लाह से 48 तक पहुंच जाती है, 118 तक पहुंच जाती है। लेकिन अब वो 118 जो है अगर हम उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो बस आपको अपने चार्ट
को आगे आगे फॉलो करना होगा और कोई परेशानी हमें नहीं आए। ठीक हो गई बात। तो हम ऐसा करते नहीं हैं। बहरहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर नक्शे बनाकर वक्त नहीं ज़ाया कराना चाहते। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ चलो आओ बैठो लिखो एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 80 है या 100 है, तो भाई बात ये है जो बच्चा ये 26 और 35 लिख रहा है ना, उसको मतलब है उसको ये पता चल गया कि ये सामने है चार्ट, ये है मेरा ऑर्डर और मुझे इस सब शेल में इतने इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब आप उसे आगे तक लेते जाइए, यहाँ मुझे को खास फर्क नहीं पड़ेगा। सारी गलती होती इसी बात पर है कि अगर बच्चा ऑर्डर बनाने में गलती कर दे, उसे ना समझ में आए कि किसको पहले लिखना है किसको बाद में, और वो कहीं गलती से एस में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो 4 लिख दे, अब ये गलतियां होती हैं। तो ये हो गई आपके सामने बेसिक 5 एलिमेंट्स आपने लिखे, 3 मैंने लिखे और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशंस की बातें आपके सामने आ गई। अब मैं खुसूसी फरमाइश करना चाहता हूँ, यानी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया ये हम फर्स्ट ईयर वाले से बात करते हैं, उसे यहाँ तक करा के कहते हैं ओके, अब ये जहाँ भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा आपसे हम करवाएंगे। अब मैं थोड़ी सेकेंड ईयर वाली बात कर लूँ तो मैं आपसे फरमाइश दूंगा कि आप मेरे इन 2 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन और लिख दीजिए। एक का नाम है क्रोमियम और एक का नाम है कॉपर, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नहीं है, एक को 24 और एक का 29। फुर्ती से आप लिख दीजिए इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खास तौर पर इन 2 को क्यों लिखा। अगर हम फर्स्ट ईयर में है होते तो ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखते तो हम भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते जो इस वक्त आपने लिखी है। और वो क्या लिखी होगी आपने इस वक्त? आपने 24 के लिए लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देख लीजिए पहले 10 एलिमेंट 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, फिर 10 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p6 4s2, और फिर मेरे पास क्योंकि सिर्फ 4 बच गए तो 3d4। इसी तरह कॉपर में हर एक से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने लिखा होगा 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 3s2 3p6 4s2 मजीद 10 इलेक्ट्रॉन हुए और 3d9। तो अगर हर बच्चे ने यही कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो इसका मतलब है जो कुछ मैंने अभी बताया है वो उसके पैसे वसूल हो गए, इशू खत्म। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक स्पेशल एक्सेप्शन है जो हम बताते सिर्फ सेकेंड ईयर में। हम फर्स्ट ईयर में अगर कोई बता भी दे तो अच्छी बात है, चलो उन्हें एक एक्स्ट्रा बात बता चली है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए ये जरूरी नहीं है, सेकेंड ईयर के लिए अब कंपलसरी है। वो बात क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जब एलिमेंट्स में भरते हैं, उनके एटम्स में भरते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि वो अपने आप को स्टेबल हालत में रखें। चूंकि जब एनर्जी कम होती है तो एलिमेंट स्टेबल तो कोशिश करते हैं अगले वाले लेवल को पहले भरें, लेकिन एक और भी चीज अगर वो करें तो उन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है। वो बात क्या है? अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जिस सबशेल पर खत्म होती है वो सबशेल पूरा भर जाए या एग्जैक्टली आधा भर जाए तो भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। यानी अगर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ खत्म हो रही है? 3d पर। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। अगर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाती तो कॉपर बहुत स्टेबल हो जाता। अब कॉपर क्या है? 3d9, तो बेचारा क्या कहता होगा? एक इलेक्ट्रॉन रह गया वरना मेरी भी जिंदगी बेहतरीन हो जाती। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से कॉपर की स्टेबिलिटी रुक गई। तो 3d9 स्टेबल नहीं है, 3d10 होता क्योंकि 10 के साथ 3d पूरा भर जाता। या 3d10 का आधा करें तो क्या होगा? d10 का आधा होगा d5। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबल है, 10 इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबल, बाकी कोई स्टेबल नहीं है। तो अब आप देखें तो ये दोनों वो बदकिस्मत एलिमेंट हैं। कॉपर एक इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होने से रह गया और क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल होने से रह गया। तो अब ये क्या करते हैं दोनों शरीर एलिमेंट?
कि जब इन्हें पता चलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन से हमारी इतनी बड़ी स्टेबिलिटी रह गई, तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट करते हैं। और वो इंटरनल एडजस्टमेंट क्या होती है कि ये अपने s के इलेक्ट्रॉन जो कि 2 होते हैं, वो s का एक इलेक्ट्रॉन d में डालते हैं। इस तरह 4s2 जो है वो बन जाता है 4s1, और वो इलेक्ट्रॉन d में जाता है तो d बन जाता है 3d5। अगर आप नोटिस करें तो इससे क्या फायदा हुआ, फिल हो गया, और हाफ फिल होने का मतलब है स्टेबल हो गया। अच्छा, आप कहें सर फिर बेचारा 4s, देखिए 4s जब 4s2 था तो फुलफिल था, 4s1 है तो हाफ फिल हो गया, तो s को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पहले भी स्टेबल था, अभी भी स्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने से उसने d को भी स्टेबल कर दिया। तो हम याद रखेंगे कॉपर क्रोमियम को एज एन एक्सेप्शनल केस, कि अब ये नंबर एलिमेंट का नाम याद हो जाए कि अगर मैं दोबारा ये एलिमेंट कभी आपसे पूछूं तो आपने हरगिज भी 4s2 3d4 वाली कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट यही लिखना है 4s1 3d5। तो ये याद रख लेना है, और किसी एलिमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं तो अपनी मत चलाइएगा, सिर्फ इसी के लिए करना है। और जो इसके नीचे है, अब आप समझ गए होंगे, उधर ये काम हो जाए उससे डी को फुलफिल हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए तो एस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले फुलफिल था, अब हाफ फिल हो जाएगा, लेकिन डी 10 होकर फुलफिल हो जाएगा। तो in order to gain the stability of half fill and full fill subshell, copper and chromium adjust their configuration in this way। तो अब आप और कोई बात पर गौर किए बगैर, सिर्फ मेरी बात मानते हुए, इन 2 एलिमेंट्स के लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन आज के बाद से लिखेंगे। याद रहे अभी बात पूरी नहीं हुई है, ठीक है, मैंने सिर्फ रीजन जरूर बता दिया है अभी इसका, इससे रेलेवेंट और भी बातें करनी, ये रीजन पूरी तफसील से लिखना भी है, लेकिन अपने टाइम पर। फिलहाल हम सिर्फ चाहते हैं ये 2 एक्सेप्शन केसेस आपको याद हो। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सारी बातें जो रिवाइज करानी थी और जो एक्स्ट्रा बतानी थी वो यहाँ हो गई। अब हम इसे यूज करके पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ये हमारा काम होगा। तो आज के पूरी क्लास का हमने काम ही यही रखा था कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन का मसला पूरा खत्म हो जाए। तो ये हमने पढ़ा दिया। अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, चूंकि ये काम की चीजें थी थोड़ी, तो मैं ये स्लाइड भी आपसे आपके ग्रुप में कर दूंगा, ताकि अगर किसी ने कॉपी करने में कुछ सुस्ती दिखाई है तो उसे भी कोई परेशानी ना हो। तो ये आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। और अब हमारी ये क्लास खत्म होती है, और अब वही 5-7 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम उर्दू की क्लास शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।